दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहले हमारा राजस्थान के भूगोल में स्थिति विस्तार, अक्षांश, देशांतर और राजस्थान का नामकरण से संबंधित मैटर हमारा हो गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हम बात करेंगे भू आकृति की। किसकी बात करने वाले हैं? भू आकृति की। तो भू आकृति में सबसे पहले अगर हम बात करें, भू आकृति होती क्या है? भू आकृति भू आकृति सबसे पहले अगर हम देखें भाई, भू आकृति है वो क्या होती है? भू आकृति होती क्या है, सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं। तो पर्वत पठार, पर्वत पठार, ठीक है, मैदान, इनकी जो आकृति होती है, इनकी आकृति को क्या कहते हैं भाई? आकृति को, यानी भूमि की आकृति को भू आकृति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भू आकृति के नाम से जाना जाता है। आपको पूछेंगे तो नहीं, लेकिन भू आकृति के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए भाई, भू आकृति क्या है। तो भूमि की आकृति को क्या कहते हैं? भू आकृति के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान के उच्चावचों के बारे में। किससे संबंधित बात कर रहे हैं? तो राजस्थान के उच्चावच से संबंधित। तो सर्वप्रथम देखने वाले हैं राजस्थान के उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच, इन्हीं को उच्चावच कहते हैं। पर्वत पठार मैदान जो इन सभी है, ये मैदानी भाग है, निम्न भूमि, ये सब मिलकर क्या बनते हैं? आपके उच्चावच के नाम से जाने जाते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें भाई कि उच्चावच में, तो नंबर 1 आता है आपका पर्वत। क्या आता है? उच्च शिखर बोल सकते हैं या पर्वत शिखर बोल सकते हैं हम। सबसे पहले हम बात करें पर्वत की। किसकी बात करें? पर्वत। भाई पर्वत है कहते किसी है, यानी पर्वत है वो होता क्या है? पर्वत कहते किसी है, क्या होता है पर्वत? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन सभी की जो भूआकृति की ऊंचाई है वो समुद्र तल से निर्धारित की जाती है। मान लो ये यहाँ पे समुद्र तल है, अब इससे लेकर जितनी भी ऊंचाई है उसके आधार पर तय की जाती है ये पर्वत है, पठार है, निम्न मैदान है, या फिर हम कह सकते हैं कि निम्न भूमि है या पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। पर्वत की अगर बात करें तो समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई होती है 900 मीटर से अधिक। समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? यानी जिसकी समुद्र तल से 900 मीटर से क्या है, प्लस में ऊंचाई, अधिक ऊंचाई, उसको हम क्या कह सकते हैं? पर्वत शिखर कह सकते हैं। जिस प्रकार आपका गुरु शिखर है, क्या है? गुरु शिखर, जिसकी अगर हम बात करें तो 900 मीटर से क्या है, अधिक ऊंचाई है, यानी कह सकते हैं 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई, अर्थात वो क्या हो गया? पर्वत हो गया। उसके बाद एक आती है आपके सामने, नाम आता है पर्वत श्रृंखला का। किसका नाम आता है? पर्वत श्रृंखला का। पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें, ये तो अगर हम देख लिया कि ये एक तो था आपका 900 मीटर अधिक ऊंचाई पर, यानी जिसकी 900 मीटर से क्या है, अधिक ऊंचाई है, उसे हम किस नाम से जाना जाता है भाई? पर्वत शिखर के नाम से पर्वत या पर्वत शिखर के नाम। और पर्वत श्रृंखला होती है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से जिसकी कितनी ऊंचाई हो? समुद्र तल से 600 मीटर से लेकर 600 मीटर से 900 मीटर के मध्य हो, यानी 600 मीटर से क्या होनी चाहिए? अधिक, और 900 मीटर से क्या होनी चाहिए? कम। वो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? पर्वत श्रृंखला। जिस प्रकार अगर हम देखें तो आपकी अरावली है। अरावली क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। हिमालय है, अरावली है, ये सभी किस में आते हैं? आपके पर्वत श्रृंखला के अंदर आते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं भी पर्वत और पर्वत श्रृंखला। जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है वो पर्वत, और जिसकी 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक ऊंचाई है उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे हम बात करने वाले हैं पठार की, जिसे हम उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देख रहे हैं भाई उच्च भूमि या पठार, आपका पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र की बात करें भी, पठार किसे कहते हैं? पठार, पठार की अगर हम मित्रों देखें तो पठार है आपके
यानी जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लेकर, समुद्र तल से पठार की ऊंचाई कितनी है कि समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर, कितने मीटर से लेकर 300 मीटर से लेकर 600 मीटर ऊंचाई है। कितने मीटर ऊंचाई है 600 मीटर। अगर ऊंचाई है 300 मीटर से अधिक और 600 मीटर से कम ऊंचाई है तो वो आपके क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। जिस प्रकार नागौर की उच्च भूमि है, नागौर क्या उच्च भूमि, ये पठार की श्रेणी में आता है, इस श्रेणी में आता है नागौर की उच्च भूमि। ये किस श्रेणी में आता है, आपके पठार की श्रेणी में आता है नागौर की उच्च भूमि, या हम कह सकते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कह सकते हैं, हाड़ौती का पठार भी किस में आता है, पठारी क्षेत्र में आता है आपके हाड़ौती का पठार। ये सब किस में आ गया आपके पठारी, जिसकी समुद्र तल से लेकर 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक जिसकी ऊंचाई है, जिसे नागौर की उच्च भूमि कहते हैं, या हाड़ौती का पठार भी इसमें आपके पठार में शामिल है। हमने ये पढ़ रहे हैं पठार होता क्या है, क्या भी पठार होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पठार। आगे की बात आती है आपकी मैदान की। किसकी बात आती है, मैदान की। तो मैदान अगर हम देखें भाई, मैदान है वो क्या होता है, मैदानों में अगर हम देखें भाई कि मैदान, तो मैदान अगर देखें जिसकी समुद्र तल से 150 मीटर से, इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई होगी, समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर 300 मीटर, कितनी होगी 300 मीटर। 150 मीटर से लेकर कितनी ऊंचाई होगी इसकी, 300 मीटर तक जिसकी ऊंचाई है उसे हम क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। यानी मैदान हमेशा समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर 300 मीटर की क्या होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। जिस प्रकार राजस्थान में पूर्वी मैदान है, कैसा मैदान है, पूर्वी मैदान है। ठीक है, ये मैदान आपके 150 मीटर से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई के मध्य है। उसके बाद आपकी निम्न भूमि, मैदानों से अंत में आती है आपकी निम्न भूमि। क्या आती है, निम्न भूमि। निम्न भूमि होती है जिसकी समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई है, यानी जिसकी समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई है, कम ऊंचाई है, उसे हम क्या कहेंगे, निम्न भूमि। यानी जबकि एकदम समुद्र के अंदर भी हो उसका, या फिर समुद्र तल 150 मीटर की क्या कम ऊंचाई का स्थान है, जका आप केसिया यानी निम्न भूमि के नाम आप जानागा। जियां खारे पानी की आपने क्या झील है, या फिर सांबर झील है, 9 मीटर समुद्र तल की क्या है गहराई के अंदर है माना जाता है। ये हो गए हमारे भौतिक प्रदेशों से संबंधित थोड़ी आकृतियों की बात। यानी हमने देख लिया भाई पठार क्या, पर्वत क्या होते हैं, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं। उसके बाद हमने देख ली भी निम्न भूमि है वो क्या होती है, हमने ये बात कर ली। तो आगे हम विस्तार से किसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे भौतिक प्रदेशों को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं भूगर्भिक सारणी। भूगर्भिक सारणी, अगर इस सारणी से संबंधित बात करें तो इस सारणी के मध्य में माना, अकॉर्डिंग टू इस सारणी से माना जाता है कि पृथ्वी की जो आयु है, क्या है, पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है, 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। कितनी मानी जाती है, 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। इससे संबंधित अगर आप बात करें तो इसने इस भूगर्भिक सारणी में इसने 4 भागों में आपके कल्प को क्या है, यानी समय को इसने 4 भागों में बांटा है। एक भाग में बांटा इसने महाकल्प, और इसके अलावा किया इसने आपके कल्प के अंदर, और कल्प के साथ में इसने आपको बांट दिया युग में, और युग के अंत में इसने बांट दिया काल के अंदर। किसमें बांट दिया, काल के अंदर बांट दिया है। महाकल्प, कल्प, युग और काल, कितने भागों में बांटा इसने, 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाकल्प की। महाकल्प को किसने इसने 4 भागों में बांटा है, तो महाकल्प को इसने 4 भागों में बांटा है। तो महाकल्प के कौन कौन से भाग है, तो पहला भाग ला लो आपके आ जाता है कौन सा, प्री कैम्ब्रियन या आद्य महाकल्प। कौन सा आ जाता है, आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प। ठीक है, पहला महाकल्पों के 4 भागों में बांटा है। पहला आ गया आद्य महाकल्प, दूसरा आ गया आपके पुराजीवी महाकल्प। कौन सा आ गया, पुराजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प। और तीसरा आ गया आपके मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प। और चौथा आ गया आपके नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो कौन सा कल्प चल रहा है आपके, नवजीवी महाकल्प चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है, नवजीवी महाकल्प।
तो आगे हमने नवजीवी से संबंधित आंकड़े पढ़ने वाले हैं, बाकी इसकी कोई हम बात नहीं करेंगे। ये सबसे पहले था अद्य महाकल्प, उसके बाद आया पुराजीवी महाकल्प, उसके बाद मध्यजीवी महाकल्प और उसके बाद आया आपके नवजीवी महाकल्प। आगे अगर हम देखें तो नवजीवी महाकल्प को आगे दो कल्पों के अंदर बांटा गया है। कितने कल्पों में बांटा गया है? दो कल्पों में। इसके दो कल्प कौन कौन से हैं? एक आपके ट्रसरी कल्प है, ट्रसरी कल्प है, और दूसरा आपके क्वांटनरी कल्प है, क्वांटनरी कल्प दो भागों में बांटा है। तो वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? क्वांटनरी कल्प चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? क्वांटनरी, जिसे हम चतुर्थ कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं तृतीय कल्प। क्या कहते हैं? तृतीय। और इसे कहते हैं चतुर्थ कल्प। किस नाम से जाना जाता है? तृतीय व चतुर्थ। ट्रसरी कालीन को कल्प को कहते हैं तृतीय कल्प, क्वांटनरी कल्प को कहते हैं चतुर्थ कल्प। ठीक है, तो क्वांटनरी युग को, क्वांटनरी कल्प को दो युगों में बांटा गया है। क्वांटनरी कल्प को कितने युगों में बांटा गया है? तो दो युगों के अंदर बांटा गया है। वो दो युग कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्लास्टोसीन युग और एक आपके क्वांटनरी होलीशियन युग। दो युगों में बांटा है इसने, एक आपके प्लास्टोसीन युग और एक है होलीशियन युग, होलीशियन युग। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? तो आप बता सकते हो वर्तमान में होलीशियन युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है वर्तमान में? होलीशियन युग आपका चल रहा है। ये आपसे बात पूछी जा सकती है, आपसे वर्तमान में पूछा जा सकता है कौन सा युग चल रहा है? होलीशियन युग चल रहा है। आपसे पूछे कल्प कौन सा चल रहा है? क्वांटनरी कल्प चल रहा है। आपसे महाकल्प पूछे तो कौन सा महाकल्प चल रहा है? तो नवजीवी। और काल पूछे तो आपको पता ही है वर्तमान काल है वो चल रहा है। ठीक है, आपको महाकल्प में पूछे तो चार प्रकार के थे, वर्तमान में नवजीवी महाकल्प चल रहा है। कल्प पूछे तो आपसे बता सकते हो क्वांटनरी कल्प चल रहा है। युग पूछे तो आप बता सकते हो होलीशियन युग चल रहा है। काल पूछे तो आप बता सकते हो वर्तमान काल चल रहा है। इससे ये क्या आंकड़े हमारे सामने आते हैं। तो ये हो गई आपके भूगर्भिक सारणी की बात। क्या हो गई भाई? भूगर्भिक सारणी की बात। ठीक है, अब हम भूगर्भिक सारणी से हम राजस्थान के विस्तार पूर्वक भौतिक प्रदेशों से स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या पढ़ लेते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हम विस्तार से तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, विस्तार से तो मैंने एक अलग है वो वीडियो बनवा दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के। हम यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके बारे में वैसे तो मैंने चर्चा कर दी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस सिद्धांत को प्रस्तुतिकरण 1912 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो इस को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे आपके अल्फ्रेड वेगनर। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने इसके बारे में आपका बताया था। किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। और इसने बताया कि लगभग 3.6 मिलियन वर्ष पूर्व अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर सभी महाद्वीप एक गोले की भांति दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे। उनके अंदर उसने नाम दे दिया पेंजिया, और चारों ओर जो महासागर था उसने नाम दे दिया पेंथालासा। ठीक है, कहते हैं कि वो उसके बाद धीरे धीरे उसमें विखंडन हुआ और वो पेंजिया टूटकर दो भागों में टूट गया। उसका आपके उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग उसने नाम दे दिया उसको गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम थोड़े भाग पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान है या भारत के अन्य भाग है तो किस प्रकार बने। तो कहते हैं कि 3.6 मिलियन वर्ष इस प्रकार कोई, यानी सीधा हम बांट लेते हैं, ये कोई पृथ्वी थी हमारी। ठीक है, इसने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, किस गोलार्ध के अंदर? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर एक गेंद की भांति क्या था? पेंजिया था। ठीक है, ये एक गेंद की भांति था, पूरा सभी का सभी हमारे जितने भी टोटल महाद्वीप थे यहाँ स्थित थे, यानी इस प्रकार स्थित थे। ठीक है, इसको इसने नाम दे दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और इसके जो चारों ओर महासागर था, इस महासागर को इसने क्या नाम दिया? महासागर के अगर देखे तो महासागर को इसने कहा पेंथालासा। क्या नाम दिया भाई इस महासागर को इसने? पेंथालासा। ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्या था? महासागर था, यानी जल ही जल था, ऊपर भी जल था, ये यहाँ। ठीक है, ये यहाँ भी सभी में क्या था? जल ही जल था। तो इसको इसने नाम दे दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ और पेंजिया दो भागों में टूट गया।
आगे क्या हुआ, पेंजिया कितने भागों में टूट गया, पेंजिया आगे 2 भागों में टूट गया। ठीक है, और उत्तरी भाग को इसने नाम दे दिया अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया, अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को इसके नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और बीच में इसका एक क्या बन गया, सागर बन गया। और क्या बन गया भाई, बीच में सागर बन गया। तो इस सागर को इसने नाम दे दिया आपके, कौन सा सागर है, तो वो नाम दे दिया टेथिस सागर। क्या नाम दे दिया भाई, टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर इसने नाम दे दिया इसको। और 2 भाग बन गए, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। फिर धीरे धीरे अंगारा लैंड में क्या हुई, दरारनुमा एक संरचना बन गई। और अंगारा लैंड का जो पश्चिमी भाग है वो थोड़ा सा टूट गया, जिसे इसने कह दिया लोरेशिया। क्या कह दिया, लोरेशिया। क्या कह दिया, लोरेशिया। अब मैं थोड़े आपको भाग बताने वाला हूं कि गोंडवाना लैंड के कौन से भाग है और अंगारा लैंड के कौन से भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। ध्यान रखने वाली यही बात है कि अंगारा लैंड, पहली बात है अंगारा लैंड से क्या राजस्थान में कोई अवशेष मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी बात, अंगारा लैंड से राजस्थान में कोई अवशेष नहीं, क्या टेथिस सागर के अवशेष, टेथिस सागर, टेथिस सागर के अवशेष से संबंधित अगर हम देखें तो टेथिस सागर से हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। एक भारत में आ जाता है हमारा हिमालय पर्वत। क्या आ जाता है, हिमालय पर्वत। ठीक है, और राजस्थान में आ जाता है थार का मरुस्थल। क्या आ जाता है, थार का मरुस्थल, जो किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। खारे पानी की झीलें वो भी किस सागर के अवशेष है, टेथिस सागर के अवशेष है। इसके अलावा उपजाऊ मैदान है वो भी किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। उसके बाद तीसरा बच गया गोंडवाना लैंड। क्या बच गया, गोंडवाना लैंड। क्या गोंडवाना लैंड के अवशेष कुछ भारत के अंदर, तो गोंडवाना लैंड की बात करें पहला तो आ जाता है आपका अरावली पर्वत, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है, अरावली पर्वत किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। प्रायद्वीपीय पठार है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। और तीसरा हो जाएगा आपके हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है, तो आप बता सकते हो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है माना जाता है। कौन सा, आपका हाड़ौती का पठार। ठीक है, आगे हम देखें भाई, राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन करने वाले आए थे आपके वीसी मिश्रा। कौन आए थे, वीसी मिश्रा। इस वीसी मिश्रा का आपका थोड़ा सा भौतिक विभाजन बता देता हूं, बाकी कल हमारी क्या होगी, क्लास होगी। आगे हम देखें भाई, सर्वप्रथम आया है आपका एक विद्वान वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा। कौन आया, वीसी मिश्रा। अगर इस वीसी मिश्रा की अगर हम बात करें तो इसने राजस्थान को 7 भागों में बांटा, राजस्थान को 7 भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, राजस्थान को 7 भागों में बांटा। पहली बात ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया, 7 भागों में विभाजित किया। तो 7 भाग कौन से है, पहला ही पहला। आपसे 7 भाग पूछे जा सकते हैं, 3 भाग इसके दे दे, कोई और दे दे, पूछ ले कि वीसी मिश्रा ने भौतिक विभाजन से संबंधित नहीं है। पहला इसने क्षेत्र बांटा शुष्क क्षेत्र, क्या नाम रखा, शुष्क क्षेत्र। और एक दूसरा नाम रखा इसने अर्ध शुष्क क्षेत्र, क्या नाम रखा, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। और तीसरा इसने, पहला हो गया शुष्क क्षेत्र, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा इसने नाम रखा नहरी क्षेत्र। क्या नाम रखा, नहरी क्षेत्र। ठीक है, 3 शुष्क, अर्ध शुष्क और नहरी क्षेत्र। तीसरा इसने लिखा अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्या रखा, अरावली। और 5वां इसने नाम रख दिया पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। और 6वां इसने आपका नाम रख दिया आपके दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और 7वां इसने नाम रख दिया आपके चंबल की बीहड़ भूमि, चंबल की बीहड़ भूमि। क्या नाम रख दिया, चंबल की
बीड़ भूमि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया किसने भी, वीसी मिश्रा ने। बस इसमें ये पूछे जाते हैं लगभग कंपटीशन में, 3 ये दे देंगे, चौथा कोई और दे देगा, बस ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता। दे दे वीसी मिश्रा का राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित, मान लो 3 ये आ गए, चौथा आपको दे दे गगर प्रदेश। क्या दे दे? गगर प्रदेश। इसमें से नहीं है तो ये हो जाएगा आपके गगर प्रदेश। 3 ये दे दे, चौथा ये दे दे, ठीक है। तो इसमें से आपका ये हो जाएगा। आगे की अगर हम आगे की ओर बात करें तो आगे हमारे भौतिक विभाजन को हम सर्वप्रथम देखें तो मुख्य रूप से वर्तमान में धरातलीय स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को? धरातलीय स्थिति के आधार पर अगर हम देखने वाले हैं तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। यानी अगर हम सर्वप्रथम देखें तो धरातल के आधार पर, यानी धरातल के आधार पर राजस्थान को धरातलीय स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है भाई? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो वो कौन कौन से 4 भाग है? इन हम चारों भागों की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहला आ जाता है आपका थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, ये हो गया पहला भाग। दूसरे भाग का इसने नाम दे दिया आपके अरावली पर्वत। क्या नाम दे दिया? अरावली पर्वत। चौथा इसने नाम रख दिया, तीसरा नाम आपके, पहला हो गया पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा हो गया आपके अरावली पर्वत, तीसरा हो गया पूर्वी मैदान। तीसरा इसने नाम रख दिया पूर्वी मैदान, और चौथा हो गया हड़ौती का पठार, या इसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान। इस प्रकार आपके वर्तमान में धरातल स्वरूप के आधार कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपके बांटा गया 4 भागों के अंदर। सर्वप्रथम बात करते हैं रेतीला मरुस्थल अर्थात थार के मरुस्थल की, जिनकी स्टार्ट हम कल करेंगे विस्तार से। तो आपके अगर हम देखें रेतीले मरुस्थल को मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता है। किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश को क्या कहते हैं? साथ में इसे मरु प्रदेश। और अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं मेरू प्रदेश। क्या कहते हैं? मेरू पर्वत या मेरू प्रदेश, ठीक है। और पूर्वी मैदान को आपको पता ही है मेवात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवात प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी मैदान को जाना जाता है आपके माल प्रदेश के नाम से। किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? माल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा, सामान्य रूप से बता दिया भाई मैंने कितने भागों में से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। कौन कौन से? 2 आपके 4 भाग थे, तो ये 4 भाग थे आपके, ठीक है। और कल हम बात करेंगे पश्चिमी रेतीले मैदान की विस्तार पूर्वक। धन्यवाद।